प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड सालों से टॉप क्लास का परफॉर्मेंस, और इसीलिए इसका ईवीएम अगर आप चेक करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट 70,000 करोड़ के आसपास का है। ह्यूज है ईवीएम। लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में आप लोग का काफ़ी क्वेरीज आया इस फंड से रिलेटेड कि परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। आप जानना चाहते हैं कि इस फंड के साथ क्या करें। तो देखिए, जब भी किसी भी फंड के साथ परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा इशू लगे तो हमें क्या करना चाहिए, ये 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सिर्फ यही फंड नहीं, जिस भी फंड के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या करें। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप उसका करंट परफॉर्मेंस चेक करें कि फिलहाल कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या सही में अंडर परफॉर्मेंस है या नहीं। फर्स्ट। सेकंड, आप चेक करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स, या फिर डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में ना, जब मार्केट बहुत गिर गया उस समय परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है पास्ट में, कॉन्फिडेंस मिलता है कि देखिए पहले सालों से अच्छा कर रहा है तो बाद में भी रिकवरी आ जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा आ जाएगा। नंबर थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप उस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आप उस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन सारे डिटेल्स को कवर करने जा रहा हूं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करने का 2 बहुत अच्छा तरीका है। फर्स्ट है कि आप बेंचमार्क से उस फंड का रिटर्न कंपेयर करें, और दूसरा उसी कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस फिलहाल काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसके साथ उस फंड का रिटर्न कंपेयर करें। इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे तो यहाँ पे आप 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बेंचमार्क से इस फंड का रिटर्न कंपेयर करेंगे तो लास्ट 1 ईयर और लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कम रिटर्न आ गया है। ये इसको बोलेंगे बेंचमार्क के आसपास का रिटर्न। यहीं पे अगर आप 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बेंचमार्क से रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो यस, पास्ट में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न आया है। अब दूसरे फंड्स के साथ अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे 5 ईयर होराइजन में, तो अभी भी इस फंड का रिटर्न देखें तो ज़्यादातर फंड से आपको इसका रिटर्न ज़्यादा लगेगा। 10 ईयर में अभी भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन हाँ, 1 ईयर अगर आप देखें तो 1 ईयर में देखिए इन फंड्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है अगर पराग पारेख से कंपेयर करें। तो यस, ये सारे डिटेल्स चेक करके ऐसा लगता है कि लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस रहा है और लास्ट 3 ईयर्स में भी बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न आया है। किसी एक पर्टिकुलर डेट पे रिटर्न चेक करने से बात नहीं बनेगा, ये दूसरा तरीका है, इसे भी ज़रूर चेक करना चाहिए हमें, ताकि अच्छी तरह से पता चल सके कि फ़ंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डेट्स पे मैंने रिटर्न्स लिया है। यहाँ पे तो रिसेंट रिटर्न्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने चेक किया है, लेकिन हाँ, पास्ट का रिटर्न्स देखते हैं। ये देखिए 2023, 2022, 21, 20 और 2020 मार्च का भी मैंने रखा है। कोविड के कारण स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह से उस समय गिरा था। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए उस समय बेंचमार्क कितना ज़्यादा गिरा था, ये फंड बहुत कम गिरा था बेंचमार्क के मुकाबले। उस समय देखिए 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स बेंचमार्क के मुकाबले कंपेयर कीजिए, ओके। क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो कोई भी फंड गिरेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा गिरा हुआ है कोई फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे देखिए 2020, ये है जुलाई का डिटेल्स, कितना ज़्यादा रिटर्न है बेंचमार्क के मुकाबले। अगेन 2021 देखिए, अगेन बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। 2022 में देखिए अंडर परफॉर्मेंस है। अंडर परफॉर्मेंस क्यों आया है, जब आप इसका यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर देखेंगे उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि 2022 में यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। तो वो भी एक रीज़न है जिसके कारण उस समय लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस था। लेकिन यहाँ भी अगर आप 3 ईयर 5 ईयर देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 2023 अगेन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल पास्ट में देखिए थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहा है और रीसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है।
यहाँ पे आप रोलिंग रिटर्न चेक कर सकते हैं। रोलिंग रिटर्न्स 3 इयर्स का, 5 इयर्स का और 10 इयर्स का, ये सारे डिटेल्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के फैक्ट सीट से लिया गया है, उनके वेबसाइट से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप एवरेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 500 का बेंचमार्क है, उसके मुकाबले परफॉर्मेंस एवरेज रिटर्न कैसा आया है, मैक्सिमम रिटर्न कैसा आया, मिनिमम रिटर्न कैसा आया और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखिए सभी जगह आप देखेंगे कि बेंचमार्क के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मतलब बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से ये बीट कर पा रहा है। 5 ईयर देखिए, 3 ईयर, 5 ईयर, उसके बाद 10 ईयर भी सेम स्टोरी है। तो रोलिंग रिटर्न वाइज भी इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। आप लोग का रिक्वेस्ट आता है SIP रिटर्न्स का भी, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो 10,000 का अगर SIP किया जाए फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, तो ये देखिए डेट वाइज परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो कितना रिटर्न्स बनता है। तो यहाँ भी देखिए बेंचमार्क, यहाँ निफ्टी 50 और निफ्टी 500 का रिटर्न्स है और इस फंड का रिटर्न है। यहाँ भी कंपेयर करें आप, तो रिटर्न्स यहाँ सिंस इंसेप्शन से बहुत अच्छा रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर आपको पता है अंडर परफॉर्मेंस रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में भी बेंचमार्क के आसपास का रिटर्न है, लेकिन हाँ 5 ईयर और 10 ईयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, इससे भी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। शार्प रेशियो देखिए 1 से ज़्यादा है। तो जब भी किसी फंड का शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। टर्नओवर देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझने में आपको मदद मिलेगा। विदाउट अगर आर्बिट्राज को हटा दिया जाए, क्योंकि आर्बिट्राज में बहुत ज़्यादा चर्निंग होता है, सिर्फ 3.31% का है। मतलब कि ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। नाउ हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को और डिटेल में समझ लेते हैं। इससे आपको आसानी होगा ये डिसाइड करने में कि आपके रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और साथ ही पोर्टफोलियो में इस फंड का फिटमेंट बैठता है कि नहीं, ये फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो देखिए ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, इसीलिए यहाँ पे ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सभी कुछ फंड के वेबसाइट से लिया गया है। हाँ, तो इन्होंने क्लियरली क्या मेंशन किया है, दिस फंड इज सुटेबल फॉर मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फंड जो है वो खुद ही आपको बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें, उससे कम है तो अवॉइड करें। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, सही बात है, इस फंड ने ही फॉरेन स्टॉक्स में जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा लेना शुरू किया था। नेम ऑफ फंड मैनेजर्स देखिए, यहाँ भी आपको कंफर्ट मिलता है। राजीव ठक्कर, मतलब सिंस इंसेप्शन से इस फंड को मैनेज करते हैं, इक्विटी फंड मैनेजर हैं। रौनक ओंकार सिंस इंसेप्शन से है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को ये मैनेज करते हैं। राज मेहता डेट को मैनेज करते हैं, 2016 से है। रिलेटिवली ये दोनों फंड मैनेजर नए हैं। रुकून है जो कि इक्विटी फंड मैनेजर हैं और मिस मानसी हैं जो कि को फंड मैनेजर हैं डेट के लिए। यहाँ पे इंडस्ट्री एलोकेशन चेक कर सकते हैं किस किस इंडस्ट्री में कितना एक्सपोजर है। देखिए बैंक्स, हाँ, ऑलमोस्ट 21%। नीचे फिनेंस भी है 6.2%। तो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हमें पता है कि यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं फिलहाल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में। तो अंडर परफॉर्मेंस का एक रीज़न ये हो सकता है। ऑफकोर्स जब हम स्टॉक्स चेक करेंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो, तो क्लियरली हमें पता चलेगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 11.26, IT सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट 6%। यहाँ भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और यहाँ भी परफॉर्मेंस कुछ हद तक डाउन है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ। कैश में देखिए 11% से भी ज़्यादा का एक्सपोजर, मतलब कि अभी इन्हें इन्वेस्टमेंट का सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए कैश में रखा हुआ है इन्होंने। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैपिटल मार्केट 7%, पावर में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है 6% प्लस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे अच्छी तरह से समझिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। इससे हमें क्लियरली पता चलेगा कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है इस फंड का और फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप होल्डिंग्स क्या है, HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग, ITC, ICICI, कोल इंडिया, मारुति, एक्सिस, HCL और कोटक। तो इन जो भी स्टॉक्स हैं इनका रिटर्न्स कैसा आया लास्ट 1 ईयर में। HDFC देखिए सबसे बड़ा एक्सपोजर -2%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। पावर ग्रिड बहुत अच्छा है, PSU दोनों बहुत अच्छे हैं। कोल इंडिया 123%, PSU का रिटर्न्स बहुत आया है। बजाज होल्डिंग का भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा, ठीक ठाक है। ITC सिर्फ 8% का रिटर्न आया है। कोटक महिंद्रा -1 का रिटर्न आया है। तो देखिए जो अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है उसका एक बड़ा रीज़न क्या है, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सेक्टर लोकेशन में। बैंक्स का एक्सपोजर, HDFC बैंक रिटर्न्स नहीं आया है। कोटक में भी इनका एक्सपोजर है अच्छा खासा, रिटर्न्स नहीं आया है। इसके अलावा ITC का रिटर्न नहीं आया है। और सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे तो कुछ रिटर्न आया, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है। मतलब इन्फोसिस भी नीचे है, वहाँ भी कोई खास रिटर्न आया नहीं। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि मोस्टली
ना बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए, अगर आप मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं सैटरडे का, तो मैंने हमेशा उसमें बताया है कि अगर एक ऐसा सेक्टर आप पूछेंगे, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर केसेस में ओवर वैल्यूड है फिलहाल, तो ऐसा सेक्टर जहाँ की अंडर वैल्यूएशन है, तो वो लार्ज कैप के प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स का रिटर्न्स आया नहीं है। एचडीएफसी तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, आईसीआईसीआई का भी कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न तो है नहीं, एक्सिस का भी कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं है, कोटक भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो ये ड्यू है, ऐसा नहीं कि ये बैंक्स ऑल ऑफ अ सडन खराब हो गए। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा रिटर्न्स आने में, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यस, फ्यूचर वाइज ये जो स्टॉक्स हैं बुरे नहीं हैं, रिटर्न आएगा यहाँ पे, थोड़ा टाइम लग सकता है। उसी तरह से आईटी का तो समय आने वाला है ना। यूएस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट आने वाले हैं। तो जब रेट कट आने वाले होंगे, मतलब जब बिल्कुल पास में आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि रेट कट हो जाए, सिर्फ पास में भी आ जाए, थोड़ा सा फेड से इंडिकेशन मिल जाए कि नहीं 1-2 महीने में रेट कट हो जाएगा, वहाँ पे जो आईटी स्टॉक्स हैं, इंडियन आईटी स्टॉक्स, उनका ही परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। तो फिलहाल बिल्कुल सही बात है, इनके कारण ही अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में इन्हीं के कारण इस फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव भी होगा। यहाँ पे फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर चेक कर सकते हैं, 14% से भी ज़्यादा का एक्सपोजर है। एक समय था जब यहाँ फॉरेन इक्विटीज़ में एक्सपोजर 28-30% के आसपास हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सेबी ने ना वो रोक लगा दिया, क्योंकि $7 बिलियन का जो लिमिट था फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट का, वो ब्रीच कर रहे थे। इसीलिए इनका एक्सपोजर धीरे धीरे फॉरेन इक्विटीज़ में कम होता जा रहा है। लेकिन अभी भी 14% का बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड बेट है। अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा दैट इज़ फेसबुक, और अमेजोन में। और यहाँ भी देखिए, रिटर्न्स अगर आप देखें तो कम रिटर्न तो नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आया नहीं है। क्योंकि यूएस में फ़िलहाल रिटर्न कहाँ आ रहा है, तो वो चिप मेकिंग ना कंपनीज़ में आ रहा है, एआई रिलेटेड कंपनीज़ में आ रहा है। तो रिटर्न यहाँ भी जब इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बढ़ेंगे यूएस में, या फिर कट होने लगें, तो यहाँ भी रिटर्न और इम्प्रूव होगा। तो यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा अल्फ़ा इस फंड के लिए आने वाले महीनों में जनरेट हो पाएगा। यहाँ पे देखिए, आर्बिट्राज में भी थोड़ा बहुत रखते हैं, इंडेक्स स्टॉक ऑप्शंस में भी थोड़ा बहुत है, सीडीज़ में भी अच्छा एक्सपोजर है 3.45%, और ये टी बिल और कैश जो मैंने आपको बताया था, अच्छा खासा एक्सपोजर है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 19 है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। इस फंड का शुरू से रहा है वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, इसीलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन भी ये बोलते हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स लेकर आए, उससे कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो प्लीज़ इन्वेस्ट नहीं करें, ये खुद ही बोलते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का भी आपने डिटेल्स चेक किया, डिटेल से क्या पता चलता है? देखिए, जब भी आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने जाएं, तो आप ये देखें कि वो फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा सूटेबल है कि नहीं? आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें, और साथ ही उस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करें और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करें। उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। लाइक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग हो रहा है ना, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, आईटी में बड़ा एक्सपोजर है। रिटर्न ज़्यादातर केसेस में फिलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं आएंगे, ड्यू है रिटर्न के लिए, आने वाले कुछ महीनों में बिल्कुल यहाँ भी रिटर्न आएगा। लेकिन हाँ, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन खुद ये बोल रहे हैं 5 ईयर्स का। तो देखिए, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझते हैं, आप समझते हैं कि जो अच्छे फंड्स होते हैं कभी कभी उनका भी अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स एवरेज आउट होंगे, और वहाँ पे इस तरह के फंड्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पाएंगे। तो इस तरह का अगर अंडरस्टैंडिंग है तो शायद ये फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पसंद है ना, डेली आपको रिटर्न्स कुछ चाहिए, डेली आप चेक करते हैं, वेरी लॉन्ग टर्म का शायद इन्वेस्टमेंट होराइजन ना हो, उस तरह का ना, आपको थ्रिल चाहिए, थोड़ा एडवेंचर चाहिए, बोरिंग इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है ना फंडामेंटल्स पे, वो थोड़ा बोरिंग होता है। तो अगर आपको बोरिंग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं चाहिए, तो वहाँ पे मोमेंटम वाले फंड्स, आजकल तो बहुत सारे मोमेंटम वाले फंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो आप ध्यान में रखें, जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करता है जैसा कि अभी कर रहा है, तो ये जो मोमेंटम वाले फंड्स हैं ना, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहता है, मार्केट गिरेगा भी, कभी कभी बुरी तरह से गिरेगा, और कई बार स्टैग्नेट कर जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वहीं के आसपास रहेगा, उसी फिगर के आसपास। तो उस समय आप देखेंगे कि ये जो मोमेंटम फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। मार्केट गिरेगा तो बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे।
तो इसीलिए पोर्टफोलियो बनाएं तो अच्छा खासा मिक्सअप करके रखें आप फंड्स को, ताकि मार्केट कंडीशन कैसा भी हो, ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो, क्योंकि पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस ठीक ठाक होना जरूरी है, तभी आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। अगर मार्केट गिरा, आपका पोर्टफोलियो बुरी तरह से गिर गया, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो कि डर जाएंगे और वो बेच कर निकल जाएंगे, जो कि ऑफकोर्स आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पोर्टफोलियो बनाते वक्त इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपको देखना है कि ये फंड आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, आपके पोर्टफोलियो में ये फिट बैठता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक कंसर्न है, जो इनका AUM है बहुत बड़ा हो गया, 70,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात सही है कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि फॉरेन इक्विटीज़ में इनका एक्सपोजर अच्छा खासा है, और इंडिया में भी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इसका लार्ज कैप में होता है, मिड कैप स्मॉल कैप में कभी भी कोई खास इनका एक्सपोजर होता नहीं है। उसको देखकर लगता है कि अभी आने वाले कुछ और समय तक शायद इस फंड को प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करने जाएगा तो वहाँ पर इस फंड को प्रॉब्लम होगा, ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये माना जा सकता है, फ्यूचर में शायद आए, कि ये जो $7 बिलियन का लिमिट है वो आने वाले समय में शायद ये हट जाए। वो इसलिए क्योंकि रुपी आप मान कर चलें कि थोड़ा भी स्टेबिलिटी आ रहा है रुपी में, आने वाले समय में और भी स्टेबिलिटी आएगा, क्योंकि पैसा बाहर से बहुत आ रहा है ना। डेट में आपको पता है JP मॉर्गन के इंडेक्स में हम शामिल हो गए हैं, तो वहाँ से अच्छा खासा FIIs का पैसा डेट मार्केट में आएगा, दैट इज़ डॉलर आएगा, डॉलर का इन्वेस्टमेंट। तो उसके कारण रुपी में स्टेबिलिटी आएगा। US में भी रेट कट होने वाले हैं, उसके कारण भी FIIs का पैसा आएगा, इक्विटी डेट दोनों में, तो उसके कारण भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रुपी रिलेटिवली स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, तो उसके कारण मोस्टली ऐसा लगता है कि RBI को भी कंफर्ट मिलेगा। तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि RBI ये जो $7 बिलियन का लिमिट है उसे बढ़ाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो लिमिट बढ़ाना है ना, SEBI नहीं करेगा, ठीक है। ये जो $7 बिलियन का लिमिट है वो RBI के हाथ में है, RBI को उसे बढ़ाना होगा। बट हाँ, ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में शायद RBI क्या करेगा, RBI ही बता सकता है, बट ऐसा लगता है मार्केट कंडीशंस को देखकर कि वो लिमिट भी बढ़ेगा। अगर वो लिमिट बढ़ेगा तो ये फंड शायद फॉरेन इक्विटीज़ में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। तो जब फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको पता है बाहर के जिन स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है वो मेगा कैप्स हैं, मार्केट कैप बहुत बड़ा है उन स्टॉक्स का, इंडियन स्टॉक्स तो उसके आसपास भी नहीं है, इतने बड़े हैं वो। तो अगर वहाँ पे एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये जो बड़ा AUM है वो शायद कोई बड़ा कंसर्न इस फंड के लिए ना हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से किसी तरह का वैल्यू एडिशन हुआ है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उन क्वेरीज को आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।